इवनिंग एवरीवन। बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद फिर से व्यापम का एक नोटिफिकेशन आया है और जिसमें आज से 3 साल पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था 2017 की बैच में। तो मैं फिर से एक बार पढ़ाने के लिए आप लोगों के साथ हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ, लेकिन आप लोगों को भी साथ में मेरे साथ मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। सिलेबस चूँकि आप लोगों ने देख चुका है कि क्या क्या है टॉपिक्स, और मैं स्पेशली मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आप लोग के साथ कवर करने की कोशिश करूँगी। आज चूँकि नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, इसलिए मैं लाइव क्लासेस बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन एक एक मिनट हम लोग का कीमती है, मेरा भी और आप लोगों का भी। इसलिए मैं ये लेक्चर जो है वो आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन बहुत जल्दी जैसे ही नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाएगा मैं आप लोग को लाइव पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली क्लास आज मैथ्स की लेती हूँ क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, लगभग 10 से 12 टॉपिक्स दिए हैं। मैं जिन लोगों ने नहीं देखा है सिलेबस वो देख लीजिएगा, वो भी मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन इसमें सबसे एक मेरा फेवरेट टॉपिक है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा से इतने ज्यादा टॉपिक्स कवर होते हैं, उसमें एज से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्षेत्रमिति के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब लगभग ये बहुत सारे पोर्शन कवर करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा इसे हिंदी में बीजगणित भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि हम ऐसी समीकरण को सॉल्व करते हैं जिसमें कोई वैल्यू अननोन होती है, और जो अननोन होती है उसके लिए हम अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्चुअली ये शो करते हैं कि वहां पे जो वैल्यू पुट होगी वो कांस्टेंट नहीं है। एक तरीके से कांस्टेंट नहीं है का मतलब उनकी कोई निश्चित वैल्यू निर्धारित नहीं है, समय समय पर हर परिस्थिति में उनकी वैल्यू बदलती रहेगी। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि वेरिएट होती रहती है इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो बाकी के ज्यादा बेसिक ना बताते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्ट सवाल पर लेके आती हूँ, जैसे कि x+2y। ठीक है, तो यहाँ पर एक x है एक y है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है कि इनकी वैल्यू एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो ऐसे ही कई अननोन वैल्यू से मिलके जो समीकरण बनेंगे उनको बेस मानकर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नॉर्मली ये तो आप लोग को पता ही है कि कुछ ये एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के मैंने आपको बताया x+2y। इसी के बाद नेक्स्ट देखिए, यदि सपोज कि मैंने लिखा है कि y+5, इसका मतलब सीधा सीधा आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये y है कोई वैल्यू, उसमें हमें 5 को क्या करना है, जोड़ना है। यदि मैं y-5 लिखती हूँ मतलब उस y की वैल्यू में से हमको 5 कम करना होगा। 5y लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। y/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो भी वैल्यू होगी y की उसमें 5 से भाग देना है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी की इससे पढ़ा रही हूँ ताकि बेसिक आपका क्लियर हो, क्योंकि मोस्टली बाकी एग्जाम में तो बहुत इजी थ्रू में पूछ लेता है, लेकिन व्यापक में इतना ज्यादा उधेड़ बुन के पूछा जाता है क्वेश्चंस को, इसलिए हमें बेसिक से पढ़ना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सपोज अब इसके बाद यदि ऐसा बोला गया कि n में 2 गुना, n में 2 गुना और फिर गुणनफल में और फिर
गुणनफल में से एल घटाना। ये पढ़ के, ये स्टेटमेंट को पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, क्योंकि मेन सबसे ज्यादा यही होता है। कभी पूछता है कि फलाने की एज इससे 5 गुना है, तो वो समझ में नहीं आता किससे 5 गुना है, फिर किसमें प्लस करना है किसमें माइनस करना है। तो सबसे पहले मेन यही समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल है, एन में 2 गुना मतलब ये एन और इसमें 2 गुना मतलब मैंने बताया आपको कि 2 सामने रहेगा, और फिर ये गुणनफल यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा उनका गुणनफल में से एल घटाना मतलब माइनस एल। ठीक है, तो जब हमें क्वेश्चंस मिलते हैं तो ये अरेंजमेंट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दैट्स इट। इसके बाद देखें हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं। धीरे धीरे हमारी क्लास फ्लो में आएगी। आज तो मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है और आप लोग का भी बहुत टाइम कीमती है, इसलिए मैंने सोचा कि सीधे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप सभी लोग तो मुझे जानते ही हैं और जो नहीं जानते हैं वो भी जान लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, अभी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं। सपोज लिखा है, एक स्टेटमेंट है, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें लिखते भी जाइए। आप ऐसे नोट्स बनाइए कि आप खुद के नोट्स समझ सके, क्योंकि मेरे मैथ्स के नोट्स ऐसे थे कि कोई मुझसे अगर मैथ्स के नोट्स मांगे तो मैं उन्हें नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आप लिखे और खुदा बाचे वाला किस्सा चल रहा था वहां पर। ठीक है, लेकिन मुझे अपने ही नोट्स से पढ़ना सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जो मुझे समझ नहीं आता वो उसमें नोट किया है और किस तरीके से मुझे पढ़ना है वो मुझे पता था। सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है। सपोज यदि कहा जाए कि सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है। ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। जब क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट से ही तो वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो सरिता के पास क्या है, कंचे हैं अमीना से। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो यहाँ पर एक तो सरिता के पास भी कुछ कंचे होंगे, अमीना के पास भी कुछ कंचे होंगे। अब एक हमको नंबर पता है 10, लेकिन ना ही हमको सरिता के पास के नंबर्स पता हैं कि सरिता के पास कितने हैं, और ना ही हमको अमीना के पास कितने हैं ये पता है। तो इसलिए हमें इन्हें एक्स और वाई वेरिएबल लेना पड़ेगा ताकि हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, तो अभी हमारे पास दोनों अननोन वैल्यू है और उन दोनों के बीच में हमको 10 का रिलेशन बनाना है। तो सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है। इसका मतलब अब अधिक किसके पास है, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है। तो आप ये बताइए मुझे, कहाँ जुड़ेगा, कहाँ 10, जहां कम होगा। ठीक है, तो अमीना से 10 कंचे अधिक है, अमीना के पास जितने भी होंगे उससे 10 अधिक, अमीना के पास जितने भी कंचे होंगे उससे 10 अधिक किसके पास है, सरिता के पास है। तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 10, ये इसकी इक्वेशन बनी, क्योंकि सरिता के पास अधिक है। कितने अधिक है, अमीना से 10 अधिक है। तो इसलिए जो ऑलरेडी अधिक है उसमें तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, जो कम है उसमें 10 जोड़ देंगे यदि, तो फिर ये वाली वैल्यू मिल जाएगी ज्यादा वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग की जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समझ नहीं आएगा, अभी ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है एक्चुअली, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है। बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है। ठीक है, बालू के लिए मैं ले रही हूं कैपिटल लेटर बी, राजू से के लिए आर ले लेते हैं। ठीक है, बालू
कॉमा, इसको पढ़ने का एक तरीका था, बालू राजू से छोटा है, बालू छोटा है, कौन छोटा है, बालू छोटा है, कितना छोटा है, 3 वर्ष। तो जब हम राजू की एज में से 3 को माइनस करेंगे, कम करेंगे, तब ही हमें किसकी एज मिल जाएगी, बालू की एज मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से रिलेट करते आना चाहिए। विकास की आयु राजू की आयु की दुगनी है, या फिर यहाँ पे ही ले लूं मैं, बालू की आयु राजू, ठीक है नेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, विकास की आयु राजू की आयु से दोगुनी है। यहाँ होता कुछ नहीं है, सभी को पता है कि विकास की आयु राजू की आयु किससे दोगुनी है, लेकिन मेन वहां एग्जाम में जाके ये होता है कि जहां दोगुनी करना होता है हम वहां दोगुनी नहीं करते हैं, और जहां नहीं करना होता है वहां कर देते हैं। और उसके बाद भी वहां इतनी चालाकी करते हैं एग्जामिनर्स कि जो गलत करने पे, प्रॉब्लम को गलत सॉल्व करने पे जो आंसर आता है वो भी आंसर वहां ऑप्शन में दिया होता है, और हम सोचते हैं कि हमारा आंसर तो सही आया है, तो इसलिए हम जो है गलत आंसर को ही सही मान के आंसर लगा के आ जाते हैं। ठीक है, विकास की आयु राजू की आयु से दुगनी है, मुझे खुद ये 2-3 बार पढ़ो जब समझ में आता है। तो विकास की आयु के लिए मैं v ले लेती हूँ, वैसे मोस्टली xy लेते हैं, अभी मैं समझने के लिए इनके अल्फाबेट ले रही हूँ। ठीक है, विकास और ये है राजू। ठीक है, विकास की आयु राजू की आयु से दुगनी है, तो राजू की आयु जो भी कुछ है राजू की आयु से, मतलब राजू की आयु है r, तो उससे दुगनी करेंगे तो विकास की आयु हमें मिलेगी। ठीक है, विकास की आयु दोगुनी है किससे, राजू की आयु से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट, आज से 5 वर्ष बाद सुशांत की आयु क्या होगी। कह रहा है आज से 5 वर्ष बाद सुशांत सिंह राजपूत की आयु क्या होगी। तो कभी भी ऐसा पूछा जाए कि 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो हमेशा हमें याद रखना है कि उसमें प्लस करेंगे, तो ये सुशांत जी होगा, इनकी आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, s+5 जो भी हो। अभी हम सिर्फ एक्सप्रेशन बनाना देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसकी वैल्यूज फाइंड करना देखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर है तो ये तो आपके पास हमेशा रहेगा, बाकी लाइव क्लास का जो लेक्चर होगा वो 24 आवर्स के लिए आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा शायद इस ऐप में। जस्ट सेम है, जैसे आज से 5 वर्ष बाद सुशांत की आयु क्या होगी बोला है, तो s+5 कर दिया हमने। यही पूछता कि आज से 5 वर्ष पहले सुशांत की आयु क्या होगी, तो हमें क्या करना पड़ता, s-5 करना पड़ता। ठीक है, तो वो मैं अलग से नहीं बता रही हूँ आपको। गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य से 5 रुपए कम है। ये देख लीजिए, गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य का 5 गुना है। अब एग्जाम में होता है ऐसे टिपिकल स्टेटमेंट बना के वो दे देता है, हालांकि यहाँ सिंपल सा मतलब है कि गेहूं का जो मूल्य है वह चावल के मूल्य का 5 गुना है, सिंपल है, लेकिन प्रति किलोग्राम लगा दिया अननेसेसरी। तो इसका कोई यहाँ पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ऐसा लिखा रहेगा तो हम वहां पे हमें घूमना नहीं कि प्रति किलोग्राम क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि गेहूं का मूल्य हम मान लेते हैं कि x है और चावल का मूल्य मान लेते हैं y है। ठीक है,
तो गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य का 5 गुना है। तो ये जो है चावल का मूल्य का 5 गुना है, ये x, ठीक है। तो वहां एग्जाम में क्वेश्चन में देखने लायक बात क्या होगी कि जब ये प्रति किलोग्राम में दिया हुआ है तो क्या ये भी प्रति किलोग्राम में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी उनमें रिलेशन हो पाएगा। नेक्स्ट है प्रति लीटर तेल का मूल्य प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य का 5 गुना है। ये भी सेम ऐसे ही रहेगा। अब हाँ, यहाँ ये नहीं बोल सकते कि प्रति लीटर में दिया है तेल और चावल जो है वो किलोग्राम में दिया है, तो इनमें रिलेशन होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा। मान लीजिए चावल प्रति किलोग्राम 5 रुपए है, क्योंकि रुपए रुपए है ना, दोनों रुपए रुपए में है, तो इसलिए उनमें रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट है एक बस की चाल उसी सड़क पर जाते हुए ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ठीक है। एक बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मैंने मान लिया कि बस की चाल जो है वो x है, ठीक है, ट्रक की चाल मान लिया y है। बस की चाल x है, ट्रक की चाल y है, और बोल रहा है कि बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है। तो ऐसा नहीं कि बस की चाल अधिक है तो यहाँ पे 10 लगा दिए हमने, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आना चाहिए कि आखिर कैसे होगा। अधिक कौन है, अधिक है बस की चाल, बस की चाल अधिक है तो ये तो अधिक है तो अधिक ही रहेगी। कम एक्चुअली कौन है, ट्रक की चाल है, तो उसको हमको इसके लेवल में लाना है ना, तो ये कम है तो इसलिए इसमें 10 को इंक्लूड कर दिया, तो ये हो जाएगा तब बराबर बस की चाल से, ठीक है, ऐसा होगा। बहुत ही छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, लेकिन इन्हीं से बाद में प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व होती है, ठीक। इसके बाद यहाँ से बेसिक पढ़ाने के बाद फिर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं हर एग्जाम में उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये हो जाता है सबसे मेन चीज कि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है जो चीज़, वो है कि स्टूडेंट की सिंसियरिटी। क्योंकि यहाँ ना तो टीचर है, ना ही वो आपके ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि आप पढ़ें, ठीक है। यहाँ पे यही है कि आप कितने ज़्यादा सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेकर और अपनी पढ़ाई को लेकर, उसी के बेसिस पे होगा सब कुछ। अब एक चीज शायद आप लोग को लग रहा होगा, पता थोड़ा मुझे भी थोड़ा लग रहा था, वो है कि मैंने क्लास का नाम दिया क्या है, किसी ने नोटिस किया? आई डोंट नो किसी ने नोटिस किया या नहीं किया, पर उन्हें अजीब लगा होगा नोटिस करने में। कभी आप लोग ने कभी नहीं सुना होगा, शायद मैंने भी नहीं सुना, पहली बार ही, और ये मैंने अपने मन से जनरेट कर लिया है कि श्रम क्लासेस। अजीब लगेगा लेकिन जब मीनिंग पता चल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। की श्रम क्लासेस, एक तो हो गया की श्रम, मतलब श्रम ही, हमारा हार्ड वर्क ही जो है हमारी सक्सेस की क्या है, की है, ठीक है। और दूसरा ये दूसरा आप लोग बताइएगा मुझको, ठीक है, सोच के बताइएगा कि दूसरा क्या हो सकता है। मुझे चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि दूसरा मैंने क्या सोचा होगा इसके लिए। ये की श्रम रखने का कारण आप लोग बताइए, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का थोड़ा समझाया मैंने आप लोगों को,
इंग्लिश मैथ्स, तो ऐसा मैंने ऐसा सोचा है कि मैं 2 दिन आपको मैथ्स पढ़ाऊँ, 2 दिन इंग्लिश और 2 दिन रीजनिंग। या फिर अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि 1 वीक हम पूरा चलने दें एक सब्जेक्ट, तो आप ऐसा बताइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 2-2 दिन में लिंक टूट जाती है, तो फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो या तो एक सब्जेक्ट को 1 वीक चलने दें हम, मंडे टू फ्राइडे, या फिर 2-2 दिन करें, और सैटरडे संडे जो रहेगा वो मतलब फ्राइडे को मैं बताऊंगी टाइमिंग, सैटरडे और संडे की, कि क्या टाइमिंग रहेगा क्लास का, और टेस्ट होगा, जितना वीकली पढ़ा के होगा उतना टेस्ट होगा। और मैं ये कोशिश करूंगी, अभी तक आप लोग ने शायद कोचिंग तो किया ही है सभी ने, लेकिन ये कोशिश मेरी रहेगी कि मैं कुछ इसमें जो चीज़ें छूट रही है हमसे, कहीं कहीं कोचिंग कर रहे हैं हम लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती, और इतने जल्दी जल्दी फिर वैकेंसीज भी नहीं आती है ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो कम समय में हम कैसे प्लानिंग करके कर सकते हैं वो देखना है, और जो चीज़ ज़्यादा मार्क्स की आती है उन्हें कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, ये भी पढ़ ले रहे हैं, वो भी पढ़ ले रहे हैं, और फिर वहाँ जाके कुछ नहीं बन पा रहा है। तो सबसे मेन सब्जेक्ट तो ये 3 है, इनमें ही हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें जीएस आप कितना भी पढ़ लो, आप नहीं जानते कि उसमें कितना आएगा, कहाँ से आएगा। आप पता लगा आपने एक बुक से पूरा पढ़ के गया, उसके क्वेश्चंस नहीं आए। ठीक है, आजकल क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज होते रहते हैं ना, बार 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 बार, इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट पे अगर हमने कमांड बना लिया तो फिर डेफिनेटली है कि हम सिलेक्शन से दूर नहीं रहते हैं। उसके बाद और क्या कहना था मुझे, कुछ कहना था नहीं। धीरे धीरे क्लास हमारी आएगी, फ्लो में आएगी, और एक सही टाइम रूटीन बनेगा, ठीक है, और लाइव भी चलेंगे, लेकिन सभी लोग को सिंसियरली करना है। और इतनी तो श्योरिटी से कह सकती हूँ मैं कि कुछ ना कुछ आपको यहाँ से डिफरेंट सीखने को मिलेगा। तो आप जो भी अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, वो बाकायदा डिसिप्लिन में रह के, अपने आप को डिसिप्लिन में रखे कि नहीं हमें करना ही है अटेंड। ऐसा नहीं आज देख लिया कल देख लिया, क्योंकि ऑनलाइन में तो किसी का बस होता नहीं है कि देखना है नहीं देखना है, ठीक है। तो अब कल की क्लास में, आज अलजेब्रा मैंने इसलिए पढ़ाया है, ये थोड़ा सा इसलिए इसके बारे में एक बता दिया, नॉलेज दे दिया, क्योंकि अब इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स है जो एग्जाम्स में आती है वो हम सॉल्व करेंगे कल से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूजन के कारण हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमने सही किया है वहाँ पे, लेकिन वो गलत हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था सिर्फ, ये सब हम लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए कि अब पढ़ा रही हूँ मैं फिर से आप लोगों को एक बार, तो मिल लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा अरेंजमेंट करने में मुझे टाइम लगेगा धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वो सब भी हो जाएगा। बस ये है कि आप लोग बने रहिए साथ में। बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू। ओह शिट।